हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करना हमारे इस चैनल की प्रमुख पहचान है। हर सैटरडे संडे हम टेस्ट लेते हैं, लेकिन आपका जो टेस्ट के प्रति रुझान है उससे हमारे अंदर हमें ऐसा फील होता है कि बच्चे टेस्ट देना ही नहीं चाहते, क्योंकि कोई बच्चा अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेता कि टेस्ट है या नहीं है, कितनी वजह से है। एक टेस्ट पेपर बनाने में या उन 50 प्रश्न जो हम आपके सामने रखते हैं, मुख्यतः वो नए प्रश्न होते हैं, उनको बनाने में सोचने में दिन भर खराब हो जाता है या दिन भर का टाइम लगता है। पीपीटी और आंसर की तैयार करने में और ज्यादा समय लगता है। उसके बाद भी आपका जो आपका जो होता है उस टेस्ट के प्रति बिहेवियर, ना उसे शेयर करना, ना उसके प्रति कॉन्फिडेंस कि हाँ हमें टेस्ट देना है। हम टेस्ट हर सैटरडे संडे इसलिए लेते हैं ताकि हमने जो पढ़ लिया है उसका 8 दिन में एक बार रिवीजन हो जाए, 8 दिन में एक बार फिर से वो हमारे आंखों के सामने से निकल जाए। क्योंकि अगर 2-3 महीने तक, 1 महीने तक लगातार आप इसे कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए इस सैटरडे संडे को टेस्ट लिया जाता है। इसका टेस्ट कल होना था संडे के दिन, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए आज उस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आप सब लोगों को अच्छे से याद है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने है। उम्मीद है आप सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे और अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। एक बात जो मुझे विशेष रूप से आप सब लोगों को शेयर करनी है वो ये है कि आज हर स्टूडेंट लगा हुआ है टेस्ट देने में, लेकिन वो जो टेस्ट दे रहे हैं किसी भी कोचिंग संस्थान पर दे रहे हो या किसी यूट्यूब चैनल पर, मोबाइल ऐप पर दे रहे हो, आप 100 नंबर का एक एफएलटी पेपर लगाते हैं। इस 100 नंबर के एफएलटी पेपर में मुश्किल से कुछ बच्चे 65-66 नंबर लाते हैं, कुछ 80 तक टच कर जाते हैं। यहां 80 नंबर लाने वाले बच्चे को 20 नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, उसे सुधार करना चाहिए। बहुत ध्यान से मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा हूं कि टेस्ट क्यों देते हैं। चलिए समझ ही लेते हैं। 2 मिनट का टाइम लेते हैं हम टेस्ट शुरू करने से पहले और समझते हैं कि ये जो टेस्ट नाम की चीज है ये क्या होती है। देखो, अगर टेस्ट को मैं परीक्षा से अलग हटा दूं और सोचना शुरू करूं कि टेस्ट क्या है, तो टेस्ट को हिंदी में हम परीक्षण कहते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो। ब्लड टेस्ट कराने के बाद जब आप डॉक्टर के पास अपना रिपोर्ट लेकर के जाते हो तो देखता है कि वो आपके खून में कौन सी चीजों की मात्रा बढ़ी है, कौन सी चीजों की कमी है, और फिर जिन चीजों की कमी हमारे खून में होती है उसको पूरा करने के लिए वो हमें दवाई गोली लिखता है, जिससे हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। सेम इसी पैटर्न पे जो टेस्ट नाम का चीज होता है वो हमारी एग्जाम के लिए भी होता है। सेम पैटर्न एग्जाम के लिए भी लागू होता है। हम जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर टेस्ट को देख करके उसका परीक्षण करना चाहिए कि उसमें हमें कितने नंबर आए 100 में से, और 100 में से अगर हमें 60, 65, 70 नंबर आए हैं तो बाकी का 30 क्यों नहीं आया है, कौन से हमारे टॉपिक जो है वो कमजोर रह गए हैं। लेकिन इस जो होना तो जो भी मैंने बताया ये चाहिए, लेकिन ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, इस व्यवसायीकरण ने एक बच्चों के बीच में होड़ सी मचा दी है, एक दौड़ सी मचा दी है। अब बच्चे टेस्ट इसलिए नहीं देते कि उन्हें अपने आप का मूल्यांकन करना है, वो टेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें काउंटिंग बढ़ानी है। अब वो अपने दोस्तों से बात करते कि मैंने तो 50 टेस्ट दे दिए, मैंने तो 100 टेस्ट दे दिए। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि टेस्ट क्यों देने हैं, उसे ये पता नहीं है कि टेस्ट देने क्यों है, बस उसे टेस्ट देने, एक भूत सा सवार हो गया है हर बच्चों के ऊपर कि बस टेस्ट देने हैं। अरे क्यों देने हैं? टेस्ट वो बच्चे भी दे रहे हैं जिनका अभी पूरा पढ़ाई ही नहीं हुआ है, जो रिवीजन ही नहीं कर पाए, जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखाई देंगे टेस्ट देते हुए
जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो पढ़ ही नहीं पाया, वो अभी 8 दिन किसी शादी में था, 9वें दिन आकर के टेस्ट दे रहा है, जा रहा है कोचिंग में टेस्ट देने, 4 घंटे 6 घंटे खराब कर रहा है और उसे 50-60 नंबर आ रहे हैं तो वो खुश है कि हाँ मैंने टेस्ट दे दिया। भाई एक बात बहुत ध्यान से समझो, देखिए मुझे नहीं पता कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यवसायीकरण है। देखो हर व्यक्ति पैसे कमाने चाहता है, किसी स्टूडेंट से पैसे कमाने के जो 50 तरीके थे उनमें एक तरीका बनाया गया टेस्ट के माध्यम से बच्चों को जोड़ करके रखने का, बच्चों से पैसे वसूल करने का, और उसी का परिणाम है कि आज हर बच्चा केवल टेस्ट 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 कर रहा है। भाई टेस्ट दो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है, टेस्ट देना चाहिए, हर स्टूडेंट को देना चाहिए, लेकिन टेस्ट हम किस उद्देश्य से दे रहे हैं? टेस्ट हमें पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा वो चैप्टर रिवीजन हो जाए, दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि हम देख लें कि हमारी कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से टॉपिक जो है वो अनकंप्लीटेड हैं, ये देख लें कि हम कितना प्रतिशत भूल रहे हैं या कौन कौन से फैक्ट्स मुझे याद नहीं रह रहे हैं। ऐसी चीजों को देखने के लिए टेस्ट दो और फिर अपने आप में उस टेस्ट के रिजल्ट के बाद सुधार करो। नहीं तो वैसा हो जाएगा, किसी डॉक्टर के पास आप गए और उसका ब्लड टेस्ट कराया, आपने डॉक्टर को दिखाया ही नहीं कि कौन सी रिपोर्ट है, अगले दिन फिर ब्लड टेस्ट कराया, फिर 4 दिन बाद ब्लड टेस्ट कराया, फिर ब्लड टेस्ट कराया। आप हर 3 दिन 2 दिन 4 दिन में ब्लड टेस्ट करा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मैं अपना टेस्ट कर क्यों रहा हूं, बस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं। ये बात गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। टेस्ट देना चाहिए, लेकिन टेस्ट अभी जो समय है उसमें टॉपिक वाइज हो, वो टॉपिक हम पढ़ करके जाएं, हम अपने आप को देखें कि कौन से टॉपिक में हम कमजोर हैं और फिर उसे उसी दिन सुधार लें, तो टेस्ट काम का है। अब जब एग्जाम के 15 से 20 दिन बचेंगे तो मैं आपको खुद सलाह दूंगा कि आप 1 डे एफएलटी फॉर्मेट में जो 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो लगाइए। इससे क्या होगा? इससे आप में आदत आ जाएगी कि 100 नंबर के पेपर के साथ कैसा बिहेव करना है, कितनी देर में उसे खत्म करना है। एग्जाम में जो माहौल आपको मिलना है उसकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी, जिससे आप में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होने लगेगा। पहले दिन अगर आप 60 लेकर आए तो दूसरे दिन 61, ऐसे 20वें दिन आप 80 तक पहुंच जाएंगे और एग्जाम में आप 85 लेकर आएंगे और आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है, होना चाहिए। लेकिन आंख मीच कर केवल टेस्ट देने के लिए पढ़ाई करना है, केवल टेस्ट देना बड़ी मूर्खता है। उम्मीद है कि आप सब लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप इससे बचने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं। हम पहले ही बता दें, हम जो टेस्ट ले रहे हैं वो इसलिए 1 हफ्ते में, 1 वीक में इसलिए एक बार टेस्ट लिया जाता है ताकि आप लोग भूल ना जाएं और आपका रिवीजन हो जाए। पहला कारण है कि अगर मैं टेस्ट नहीं लूंगा तो आप 10वीं यूनिट को उठाकर नहीं पढ़ेंगे, 6ठी यूनिट को उठाकर नहीं पढ़ेंगे। मैं टेस्ट ले रहा हूं तो आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि 10वीं यूनिट एक बार फरफरा करके 2 घंटे 3 घंटे में रिवाइज कर लो। पहला ये उद्देश्य है। दूसरा, कुछ नए क्वेश्चन मैं आपको सर्व कर दूं कि 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे सर्व कर दूं जो जनरली पढ़ने में नहीं आते हैं। तीसरा, कि आप में एक आदत डाल दूं, 10वीं यूनिट को बहुत दिन हो गए पढ़ा है, मैंने 3 महीने पहले इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मैंने इस यूनिट को कंप्लीट करवा दिया था और तब से मेरे स्टूडेंट्स का रिवीजन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इस टेस्ट सीरीज को हर वीक कंप्लीट कराता हूं। चलिए अब पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत सारी बातें मैंने बताई, खैर ये मेरे अंदर का एक दुख था। जो बच्चे, पता नहीं आजकल हम चाहते ही व्यवसायीकरण है। हम अगर किसी को कुछ चीज फ्री में प्रोवाइड करा रहे तो उसे शक की नजर से देखता है कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की जब से मैं ये निशुल्क शिक्षा शुरू किया हूं। मुझे लगता है कि अगर ये मैंने बहुत महंगी टेस्ट सीरीज के रूप में लॉन्च की होती है, बहुत महंगा मैं कुछ मटेरियल दे रहा होता, तो शायद 3 गुना ज्यादा बच्चे इसे देखते, इसे अफोर्ड करते। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार आता है, मैं कोशिश करूंगा कि ये सुधार जल्दी आए। चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं। 10 गात्रा संस्कार इंगित करता है। फटाफट आप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 10 गात्रा संस्कार इंगित करता है विवाह संस्कार को, मृत्यु संस्कार को, जन्म संस्कार को या सभी को? फटाफट बताओ। 10 गात्रा संस्कार जो है वो मृत्यु संस्कार को इंगित करता है। किसे इंगित करता है? मृत्यु संस्कार को। एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाकर हमने अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर डाला हुआ है, अगर आपको नहीं पता 10 गात्रा तो आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा।
जब किसी व्यक्ति का नुक्ता होता है तो उस नुक्ते में जो उसके रिश्तेदारों द्वारा जो भी भोजन बनाने की सामग्री, आटा, चावल, गेहूं, घी, तेल, शक्कर लाया जाता है, उसको लाने की प्रोसेस होती है 10 गात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से फटाफट अब तेजी से आंसर कीजिए, हमें 30-35 मिनट में इसको पूरा कंप्लीट करना है। भील जनजाति जतरा त्योहार मनाती है, निम्नलिखित में से इसका कौन सा अंग है? भाई जतरा त्योहार मनाया जाता है, इन तीनों में से कोई सा एक नहीं है, फटाफट आंसर कर लो। मांदर जतरा, मवई जतरा, जवर जतरा और कोई नहीं, इनमें से एक जतरा है जो नहीं है। देखो मक्का की जब बुआई होती है तो मांदर जतरा, और जब उसे काटा जाता है तो मवई जतरा होता है। ये जवई जतरा कुछ नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति में डोही नृत्य, कौन सा नृत्य? डोही नृत्य किस कार्य के लिए, किस स्थिति में किया जाता है? जल्दी से आंसर करो। अच्छी फसल हेतु, वर्षा हेतु, ओलावृष्टि हेतु या सभी? फटाफट बता दो कि इसका आंसर बी है। क्या है इसका आंसर? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली दहेज को इंगित करती है? एक शब्दावली है, अगर यहां यूं शब्द पूछा जाता है कि कौन सा दहेज का प्रतिरूप है तो फिर अलग आंसर होता। अब यहां ज्यादा होशियार मत बनना है ना, दहेज का प्रतिरूप क्या है ये नहीं पूछा है, दहेज के लिए कौन सी शब्दावली यूज होती है। तो अधिकांश लोगों ने इसका आंसर सही सभी लगा दिया होगा, भाई वो गलत है। अगर दहेज का प्रतिरूप, क्योंकि सावा भी दहेज है, दापा भी दहेज है, खांडा कुटा भी दहेज है, लेकिन शब्द यूज होता है दापा। क्या यूज होता है? दापा। दहेज में जो अनाज दिया जाता है उसे सावा कहते हैं, लेकिन वो शब्द तो दापा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो दापा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीरनमाला क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए, बीरनमाला क्या है? बीरनमाला आभूषण है, शिल्पकला है, चित्रकला है, काष्ठकला है? फटाफट बताइए बीरनमाला क्या है। देखो अगर बहुत ध्यान से थोड़ा अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे की तरह सोचोगे तो आंसर सही मिलेगा। यहाँ की लिखा है माला, और माला एक क्या होती है? आभूषण। तो बीरनमाला क्या हो गई? आभूषण हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेला मांगी प्रथा, मेला मांगी प्रथा का संबंध है, भाई मेला मांगी प्रथा का संबंध किस चीज से? फटाफट बताइए। विवाह से, मृत्यु से, जन्म से या सभी से? किससे है? मेला मांगी प्रथा का संबंध है मृत्यु से। इसको लिखो एक बार, मेला मांगी प्रथा। क्या लिखा? मेला मांगी प्रथा। म से मेला, म से मृत्यु, म से मांगी, तो म से सब म आ रहा है, तो मेला मांगी प्रथा हो गया मृत्यु। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ कोल, स्टडी ऑफ कोल पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताइए, स्टडी ऑफ कोल लेखक के पुस्तक कौन है? कौन है भाई? बेरियल इल्विन, स्टीफन फंच, सुनीता चटर्जी और भोलाराम चौधरी। जल्दी से बताइए। जो कोल है, कोल माने कोयला, कोयले की बात कर रहे हैं, तो कोयले को की जो स्टडी करता है वो तो बहुत चतुर आदमी, क्योंकि उसको पता है कोयले में ही हीरा मिलेगा। तो कोयले की स्टडी किसने की? चटर्जी ने, चतुर जी ने, चतुर आदमी ने, चतुर ने की है, तो जोड़ लिया हमने, इससे याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बेरियल इल्विन द्वारा लिखी गई है? फटाफट आंसर करो। बेरियल इल्विन की कौन सी किताब है इनमें से? बुढ़िया एंड देयर घोटुल, द बेगा, ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट और सभी? फटाफट बताओ कौन सी किताब है? आंसर होगा सभी। ये जो सारी किताबें हैं ये किसकी हैं? बेरियल इल्विन की। ये भी याद रख लेना आप लोगों को, मुझे पता है ये याद नहीं है, इसको याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक टीबी नेयर है? टीबी नेयर ने कौन कौन सी, टीबी नेयर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? अबुजमाड़िया, द सहरिया, द भील और सभी? फटाफट बताओ क्या आंसर है इसका? इन्होंने सभी किताबें लिखी है, जोड़ लो इसको। देखो टीबी जो है वो अगर बुझ जाएगी तो टीवी का कनेक्शन है लाइट से, अगर लाइट टीवी बहुत ज्यादा चलाएंगे तो लाइट का बिल बहुत आएगा, और बिल शब्द से बना भील। टीवी कहां देखी जाती है ज्यादा? शहरों में। तो कहां देखी जाती है? शहरों में। और टीवी अगर बंद हो गई तो लड़ाइयां हो जाती है, तो टीवी बुझ ना जाए इसलिए लड़ाई नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आधार पर भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जाति घोषित की गई? किस आधार पर घोषित की गई विशेष पिछड़ी जातियां?
फटाफट बताइए। खेती की पुरातन पद्धति, साक्षरता का 2% से कम, स्थिरता और घटती जनसंख्या, भौगोलिक निवास, इनमें से कौन सी एक बात है जिसके आधार पर किसी भौगोलिक जनजाति को जनजाति घोषित किया जाता है? भैया आंसर होगा सभी। असली में ये क्वेश्चन आपको शिक्षा देने के लिए दिया गया है कि सभी आंसर भी हो सकते हैं, 5 आंसर इसीलिए डाले गए। अगला क्वेश्चन है सेला नृत्य का संबंध है, जल्दी से बताओ। सेला नृत्य का संबंध कौन करता है? पुरुष करते हैं, महिला करती है, कुंवारे लड़के, कुंवारी लड़की, कौन करता है? देखो सेला लिखो, आपने आंसर कर लिया होगा ना, अब मैं बता देता हूं। सेला, सेला से फीलिंग आएगी आपको अकेला, और अकेला कौन होता है? आदमी। तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या हो गया? सेला नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावरा नृत्य आदिवासियों के संदर्भ में है। जावरा नृत्य क्यों किया जाता है आदिवासियों द्वारा? फटाफट बताओ। शक्ति पूजा हेतु, आशीर्वाद पूजा हेतु, या आभार व्यक्त करने हेतु, या इन सभी कामों के लिए? तो होशियार चंद कुछ तो सभी लगाएंगे, भाई सभी गलत है। ये जावरा जो है ना वो शक्ति पूजा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? आप निमाड़ में जाएंगे तो वहां गणगौर उत्सव भी मना जाता है। जवरे जब बोते हैं, जवारे जब बोए जाते हैं तो शक्ति की पूजा की जाती है। नवरात्रि में नौ दुर्गा की पूजा के लिए शक्ति पूजा उपयोग हुआ है। चलो अगला व्यक्ति है, एक व्यक्ति है भोजीलाल। नाम क्या है इनका? भोजीलाल। क्या नाम है? भोजीलाल। तो ये जो भोजीलाल है कोरकू प्रसिद्ध कलाकार, ये किस नृत्य को करते हैं? कौन सा नृत्य करते हैं भोजीलाल? गदली नृत्य करते हैं, सुसुर नृत्य करते हैं, ढाडल नृत्य करते हैं, कनपटी नृत्य करते हैं? फटाफट बताओ कि ये जो भोजीलाल है ये कौन सा नृत्य करते हैं? ये ढाडल नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? ढाडल नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकू जनजाति के खेड़ा देव रक्षा करते हैं। अब ये खेड़ा देव जो है ये किसकी रक्षा करते हैं भैया? जल्दी से बताओ। गांव से बीमारियों की, मवेशियों की, फसलों की, या सभी की? जल्दी आंसर करो। देखो खड़ी, खड़ा कौन रहता है? आप रोड पे चलते हैं, भैंस आपके सामने खड़ी हो जाती है तो खड़ी ही रहती है, हार्न बजाते रहो, पी पी पी, वो नहीं हटती। ऐसे ही बेल को जब तक पीछे से आरी ना चुपाओ वो आगे ही नहीं बढ़ता है। तो खड़ा देव या खेड़ा देव, खड़ा कौन रहता है? मवेशी खड़े ही रहते हैं जब तक उनको पीछे से डंडा ना मारो। तो मवेशियों के, गांव में मवेशियों की रक्षा है तो खेड़ा देव मैंने जोड़ दिया ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरकू जनजाति में मेघनाथ देवता की पूजा क्यों की जाती है भैया? मेघनाथ देवता की पूजा क्यों की जाती है? जल्दी से आंसर करो। ग्राम देवता, युद्ध की रक्षा, बीमारी या फसल की रक्षा, क्यों की जाती है इनकी पूजा? देखो मेघनाथ कौन थे? मेघनाथ थे रावण के पुत्र। कौन थे? रावण के पुत्र। ये युद्ध के लिए जाने जाते हैं तो युद्ध के देवता या युद्ध में रक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? युद्ध में रक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकू जनजाति में किस नृत्य को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त धरोहर में शामिल किया? पहले बता चुका हूं इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, फटाफट आंसर करो। कौन से नृत्य को शामिल किया अमूर्त धरोहर में? अमूर्त धरोहर में शामिल किया है कालबेलिया नृत्य को। किसको? कालबेलिया नृत्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति में चिल्लुड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? चिल्लुड़ी नृत्य कौन करता है? फटाफट बताओ, चिल्लुड़ी नृत्य कौन करता है? देखो चिल्लुड़ी नृत्य करता है, कौन करता है? लड़कियां, कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। कुंवारी लड़कियां चिल्लाती रहती है ना, शादी के बाद तो मौन धारण कर लेती है, तो कुंवारी लड़कियां क्या करती हैं? चिल्लुड़ी नृत्य। ये जोड़ लिया है ना, असली बात मैं सही में नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आधी लड़कियों को मैसेज आएंगे कि सर हम नहीं चिल्लाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोथरिया कोरकू क्या है कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भैया? उच्च भूस्वामी, निम्न भूस्वामी, कृषक या मजदूर? फटाफट आंसर करो कि जो पोथरिया कोरकू, कुरकू के अलग अलग वेराइटीज है, बांटा था हमने, वर्गीकरण किया था। एक होते राज कोरकू, एक होते धुर कोरकू, एक होते पोथरिया कोरकू। तो ये पोथरिया कोरकू कौन से है? निम्न भूस्वामी जो कोरकू होते हैं वो पोथरिया कोरकू होते हैं, या इनका विभाजन इस रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति विकास कार्यक्रम की जांच हेतु एल्विन समिति कब बनाई गई थी? फटाफट बताओ, एल्विन समिति कब बनाई गई थी भैया? एल्विन समिति जो है वो 1965 में, 1960 में, 1959 में या 91 में? जल्दी से आंसर करो। एल्विन समिति 1959 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 59 में बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति के भैरोदेव किसका आशीर्वाद देते हैं? भैरोदेव क्या करते हैं? क्यों पूजे जाते हैं सहरिया में भैरोदेव? जल्दी से बताओ। सहरिया में जो भैरोदेव है वो युवाओं को शादी का आशीर्वाद देते हैं,
शांति के लिए पूजे जाते हैं, बांझ स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए, या ये सब काम के लिए पूजे जाते हैं? तो याद रखना, जो भेरुदेव है वो भेरू जैसा बच्चा पैदा हो जाए आदमी को, इसलिए पूजे जाते हैं। तो भेरुदेव पूजे जाते हैं बांझ स्त्रियों द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजी बाजी विवाह, क्या नाम है? राजी बाजी। राजी बाजी विवाह किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट आंसर करो, भारिया, सहरिया, भीलिया, बेगा। कौन करता है राजी बाजी विवाह? राजी बाजी विवाह कौन करता है? सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सहरिया। कैसे याद रखोगे? देखो, गांव में तो पहले गोत्र मिलाते हैं या गोत्र देखा जाता है, फिर जाति देखी जाती है, फिर बहुत सारी चीजें देखी जाती है। या शहरों में तो जो है वो राजी मर्जी से विवाह कर लिया जाता है, राजी बाजी से विवाह कर लिया जाता है। तो राजी बाजी विवाह कहां? शहरों में होता है, याद हो जाएगा अब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारिया जनजाति में कांटा नगना की प्रथा का संबंध है किससे? जो वर्तमान में अतार्किक है। कांटा नगना, एक छोटा सा शॉर्ट्स बना रखा है हमने इस पर, आधे लोग देखते ही नहीं है, उनको क्या ही मतलब है, वो देखते हैं वो वाले ज्ञानवर्धक शॉर्ट्स देखते हैं ना, जिसमें थोड़ा सा ठुमका लगा दिया जाता है, जिसमें थोड़ी समझदारी की बात कर दी जाती है। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बड़े बड़े शिक्षक आपको प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्ञान देते हैं कि मनुष्य को ऐसे जीवन जीना चाहिए। अबे तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या करना इन दुनिया भर की ज्ञानवर्धक बातों से? स्टूडेंट का धर्म केवल है परीक्षा पास करना, उसे केवल वो देखना चाहिए जो उसको परीक्षा पास करा। तुमको आज पता चल गया, मान लो कि तुमको ये पता चल गया कि कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा होगा। अब मान लो ये सेंटेंस किसी स्टूडेंट 10-10 बार देखे हुए हैं सब लोगों ने, मान लो ये आपने देख लिया, तो इससे आपको क्या फायदा है? एक स्टूडेंट हो आप, स्टूडेंट को केवल मतलब है परीक्षा पास होने से, केवल सफलता से, किसी पोस्ट से, उसे क्या करना है ये दुनिया भर की बात करके? फालतू की बातें ज्यादा सुनते हो। बताओ जल्दी से, 16 संस्कार, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार या विवाह संस्कार? आंसर होगा मृत्यु संस्कार। याद रखना, ये संबंधित है मृत्यु संस्कार से, कांटा नगना। अगला, कोई जनजाति में सन्यासी देवी, सन्यासी देवी का कार्य होता है, क्या करती है सन्यासी देवी? क्यों पूजी जाती है भैया? फटाफट बताओ। सन्यासी देवी युवाओं को शादी का आशीर्वाद देती है, बांझ महिलाओं को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है, बीमारियों से रक्षा करती है, या ओलावृष्टि से खेत की रक्षा करती है। क्यों पूजी जाती है सन्यासी? देखो, शादी से क्या मतलब सन्यासी को, पुत्र प्राप्ति से क्या मतलब सन्यासी को? तो ये करती है बीमारियों से गांव की रक्षा। क्या करती है सन्यासी देवी? बीमारियों से गांव की रक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला, कौन सी जनजाति अपने पूर्वज घासी घमसान को पूजती है, मानती है? कौन सी जनजाति घासी घमसान को मानती है? देखो, घिस घिस कर काला पड़ गया है, कोयला हो गया, काले जैसा हो गया है, तो याद रखना, कोल जो जनजाति है वो घासी घमसान को, अपने पूर्वजों को पढ़ाई कर करके घिस गए हो ना, काले पड़ गए हो ना, शक्ल काली पड़ गई है, मुरझा गए हो, तो घिस घिस कर काले पड़ गए हो, कोल हो गए हो, ऐसे याद कर लो। आगे, दशोरा, कंगवटिया, ठकवटिया किसकी उपजाति? थोड़ा कठिन हो गया लेकिन बताना तो पड़ेगा भाई। दशोरा, कंगवटिया, ठकवटिया किसकी है? थक गए हो ना पढ़ाई पढ़ कर करके, काले पड़ गए हो पढ़ाई कर करके। कंगवटिया, परेशान हो गए, थकवटिया, थक गए हो। दशोरा, आप तो चिड़ छुटने लगी, शोर करने लगे हो, तो कौन है? कोल। काले पड़ गए ना पढ़ाई कर करके, तो कोल जो है वो दशोरा है। आगे बढ़ते हैं, कोल शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जल्दी से बताइए, कोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाई, कोल शब्द का अर्थ है कोलों का दहकना, कुहकना, नदियों के किनारे तलहटी का क्षेत्र, कोलारियन या सभी। जल्दी से बताओ, नदियों के तलहटी का क्षेत्र। अब यार जो ज्यादा समझदार होगा ना उसने सभी आंसर किया। भाई देखो, सभी सब जगह सही नहीं होता है, सही वहां सटीक रूप में जहां आपको याद हो वहां मत किया करो। तो कोल शब्द का अर्थ है नदी की तलहटी में रहने वाले लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जनजाति अपना वंशज किसे मानती है? किसे मानती है वन जनजातियां? सहरिया वाल्मीकि को, सही बात है। भारिया राजा कर्ण को, कोल गंधार के पुत्र कोल को, और ये सभी सही है। तो अब यहां आंसर होगा सभी सही है। क्या आंसर होगा? सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहरिया शब्द का अर्थ है, सहरिया शब्द का क्या अर्थ है? फटाफट आंसर करो। सहरिया शब्द का अर्थ क्या अर्थ है? सहरिया शब्द का शहद,
कुल्हाड़ी, कंदमूल या सोसिया? फटाफट बताओ सहरिया शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? सहरिया शब्द का वास्तविक अर्थ है कुल्हाड़ी। क्या अर्थ है? कुल्हाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति अपने अपने आप को जंगल का राजा कहती है? कौन सी जनजाति है जो अपने आप को जंगल का राजा पुकारती है, कहती है? देखो, बेगा जो जनजाति है ना, वो अपने आप को, क्योंकि जंगल में जाएंगे तो एक बेग टांग के लेके जाएंगे ना, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो वो बेग में ले जाओगे ना, तो जंगल का राजा क्या करेगा? बेग में लेकर जाएगा सामान खाने के लिए। तो जंगल में जाएंगे तो बेग लेकर जाएंगे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जनजातियों के संदर्भ में असत्य का चयन करें। भैया, जनजातियों के संदर्भ में असत्य का चयन करना है, फटाफट बताओ। भारिया का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव, भील का अर्थ होता है धनुष, सहरिया का अर्थ होता है शेर के साथ रहना, कोलो का अर्थ होता है कुत्ते के साथ रहना। इन चार में से एक गलत है। ज्यादा ज्ञान नहीं लगाओगे तो ये आंसर फटाफट निकल जाएगा कि कोल का अर्थ है कुत्ते के साथ रहना। ऐसा कोई बात थोड़ी होती है, तो जबरदस्ती बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्कार में प्रसूति स्त्री को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है? कौन से संस्कार में महिला को, जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसे क्या कराया जाता है? स्नान कराकर, हल्दी लगाकर तैयार किया जाता है। तो जो सांता है, इस संस्कार में सांता आना, हमने एक परंपरा पढ़ा रखी है आपको, तो जो सांता आना है भील जनजाति की, इसमें बच्चे को हल्दी लगा करके किया जाता है, सॉरी, माता को तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांता संस्कार का संबंध है, हो सकता है साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो, पड़ोस में कुछ कार्य चल रहा है ड्रिलिंग से संबंधित, इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी। आप लोगों को स्क्रीन बहुत अच्छे से दिख रही होगी, अगर आवाज में प्रॉब्लम आ रहा हो तो म्यूट करके इसको आंसर कर लेना। सांता संस्कार का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या शुभ अवसर से। देखो, सांता जो है वो जन्म से संबंधित संस्कार है। किससे संबंधित? जन्म से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। बारेला जाति के लोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करते हैं? देखो, उपजातियां पढ़ा रखी है मैंने आपको सबकी, तो जो बारेला जाति है वो क्या नहीं करती? वो इमली नहीं खाती, मक्खन नहीं खाती, बारेला घास नहीं काटती, आंवला नहीं खाती। अब फटाफट आंसर कर लो कि बारेला घास नहीं काटने के कारण उनको बारेला नाम पड़ा है, या वो इस गोत्र का स्वीकार करते हैं, इसलिए इस परंपरा का पालन करते हैं। बारेला किसकी उपजाति है? जल्दी से बताओ, बारेला किसकी उपजाति है? बारेला एक, देखो हमने याद करा रखा, आप सब लोगों ने रट लिया होगा मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने रट रखा भील बिलाला पाटलिया बारेला राडिया, ऐसे आपने भी रटा होगा। तो भील बिलाला पाटलिया बारेला राडिया, तो फिर आ गया भील, याद हो गया। भील जो है वो बारेला या बारेला और भील की उपजाति है। आगे बढ़ते हैं। घोटुल युवा गृह में अंदर बाहर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपको मैं घोटुल के बारे में खूब पढ़ा चुका हूं। घोटुल क्या होता है? प्रश्न में पूछ लिया कि लड़के को क्या कहते हैं, लड़की को क्या कहते हैं, लड़कियों के प्रमुख को क्या कहते हैं, लड़कों के प्रमुख को क्या कहते हैं, सब पूछ लिया। अब एक और नया प्रश्न कि घोटुल में जो अंदर बाहर की तरफ नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ। देखो कैसे याद रखोगे, जल्दी आंसर कर लो। इसे डिटोंग नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटोंग नृत्य। तो एक अंदर एक बाहर, एक पांव अंदर की तरफ, एक पांव बाहर की तरफ, तो उसे डेढ़ टांग पे किया जाता है, इसलिए डिटोंग नृत्य हो गया, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोल जनजाति में बहरवा प्रथा के अंतर्गत शिशु के जन्म के 12वें दिन महिलाएं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? देखो, ये जो कोल जनजाति है, इसमें बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो 12वें दिन एक उत्सव मनाए जाते हैं जिसे बहरवा कहते हैं। इस बहरवा के दिन उनका कुछ न कुछ विशेष गीत गायन होता है। वो कौन सा गीत है? पोल दह का, कोल दह का, पोल दह का, सोबर गीत या सुहेर गीत? जल्दी से बताओ। सोबर गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? सोबर गीत गाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदाइन, मदाइन मतलब कच्ची दारू। मदाइन माने क्या? कच्ची दारू का एक पेय पदार्थ है जो कब पिलाया जाता है? जल्दी से बताओ कि मदाइन कब पिलाया जाता है भैया? मेहमानों के आने पर, रिश्ता पक्का होने पर, प्रसूति को दर्द होने पर, अंतिम संस्कार पर। मैंने आपको रटा रखा है कि इसका क्या अर्थ है। जब प्रसूति को ज्यादा दर्द होता है तो उसे मदाइन अर्थात कच्ची दारू पिलाई जाती है ताकि प्रसव पीड़ा उसको शांत किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीलों में इंदल त्योहार का आयोजन कब किया जाता है? शिशु के जन्म के 10 दिन पर, मन्नत पूरी होने पर, कन्या विवाह पर
या बालक के 5 वर्ष पूरे होने पर। आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि इंदल शब्द का अर्थ ही होता है मनोती या मन्नत। तो मन्नत जब पूरी होती है तो इंदल त्योहार मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदरी त्योहार मनाने का रिवाज है। देखो बिदरी जो मैंने आपको 2 बार रिवाज पढ़ा है, बिदरी और नवाखानी। तो बिदरी का क्या अर्थ है? बिदरी का अर्थ हुआ बादलों की पूजा। क्या? बादलों की पूजा, ये हो गई बिदरी। और नवाखानी कब है? जब नए खाना खेत में पक जाएगा, फसलें पक जाएगी तो नवाखानी। तो बिदरी है बीज बोने से पहले किया जाने वाला त्योहार, मनाया जाने वाला त्योहार। आगे बढ़ते हैं। बेगा जनजाति में कौन सा नृत्य चांदनी रातों में हाथ में डंडा लेकर किया जाता है? जल्दी से बताओ कौन सा नृत्य चांदनी रातों में हाथ में डंडा लेकर किया जाता है? फटाफट बताओ। बिल्मा, भड़ोनी, सेला सुआ या घोड़ी पटाई? जल्दी से बताओ। सेला सुआ नृत्य जो है वो हाथ में डंडा लेकर रातों में किया जाता है, याद रखना अगर याद नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं। 1966 में दुबे और बहादुर द्वारा भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किया गया प्रादेशिक आधार पर। इसके आधार पर एक कोटेशन नीचे वाले में से गलत है। पश्चिम के 8 जिले थे, हाँ सही है। पूर्व के 6 जिले थे, हाँ सही है। दक्षिण के 7 जिले थे, सही है। लेकिन उत्तर का केवल 1 जिला था। कितने जिले थे? उत्तर का केवल 1 जिला था, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। यूएन ढेबर समिति या आयोग का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताओ कि ढेबर समिति जो है उसका आयोजन क्या गठन कब किया था? 97, 1980, 1973 या 1975? ढेर पड़ गए ना, देखो सब साथ साथ में थे, सब साथ साथ में थे, लेकिन अब ढेर पड़ गए तो एक यहां पड़ा, मतलब ढेर हो गए, मतलब 3 हो गए, 1 2 3 हो गए। तो 7 पे 3 हो गया ढेबर समिति, 73 हो गया ढेबर समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीलू ओ समिति का संबंध कब गठन किया गया? जल्दी से बताओ शीलू ओ समिति का गठन कब किया गया? देखो जब युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे तो शीलू चिल्लाने लगी, ये याद कर लो, मैंने भी याद किया हुआ है कि शीलू ओ समिति बनी 1966 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा अधिनियम बनाने के लिए कौन सी समिति बनाई थी? देखो पैसा एकमात्र ऐसी चीज है जो इंसान को पागल कर देता है ना? वैसे तो आदमी पागल हो जाता है, लेकिन हम पागल को भूरिया कहते हैं ना, तो पागल को भूरिया कह दो। तो भूरिया समिति जो है वो पैसा अधिनियम बनाने के लिए, लागू करने के लिए लाई गई थी। या मेरा भूरिया जी दिलीप सिंह भूरिया से या इनसे कोई संबंध नहीं, मैं तो आपको याद कराने के लिए कुछ बोल रहा हूं, है ना भैया? याद कराने के लिए बोला जा रहा है, इनसे मैं तो जानता भी नहीं हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकुर समिति का गठन कब किया गया? बताओ लोकुर समिति का गठन कब किया गया? 1965, 96, 66, 69। जब कब किया गया लोकुर समिति? अब देखो आदमी है ना कुरकुर करते रहता है, 5-6 घंटे पढ़ाई करने के बाद दुनिया में हल्ला करता है, कुरकुर करता है कि मैं तो खूब पढ़ रहा हूं। 5-6 घंटे पढ़ाई करने के बाद तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकुर समिति 1965। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के लिए, मापदंड निर्धारित करने के लिए कौन सी समिति बनाई थी? कौन सी समिति बनी? शासा समिति, लोकुर समिति, भूरिया समिति या ढेबर समिति? जल्दी से बताओ कि इनको परिभाषित करने के लिए कौन सी समिति बनाई थी? तो परिभाषित करने के लिए बनाई थी लोकुर समिति। क्या बनाई थी? लोकुर समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68वां फिल्म पुरस्कार मांडल के बोल, क्या नाम था? मांडल के बोल मूवी का नाम है, के लिए किस फिल्मकार को दिया गया? जल्दी से बताओ। अशोक जागवाले, अरुण कुमार, शिव मिश्रा, राजेंद्र जांगले? किसको मिला? अगर आप थोड़ी खोजी प्रवृत्ति के होते तो जब पिछली टेस्ट में ये प्रश्न पूछा था तो आपके मन में प्रश्न आ जाना चाहिए था कि यार डायरेक्टर कौन है मांडल के बोल का? आंसर है राजेंद्र जांगले भोपाल, ये इसका आंसर होगा। इनको मिला है फिल्म पुरस्कार, 68वां फिल्म पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदीप सोहानी की फिल्म यादों में गणगौर, नाम क्या है? यादों में गणगौर अमेरिका में रिलीज होने वाली पहली लोक फिल्म बनी थी। अब ये फिल्म किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो अगर ढंग से पढ़ा होगा तो गणगौर उत्सव जो है वो निमाड़ का है। कहां का है? निमाड़ का। और निमाड़ का जबलपुर तो नहीं है, रतलाम तो नहीं है, तो खंडवा आंसर होगा। क्या आंसर होगा? खंडवा। खंडवा खरगोन को हम निमाड़ कहते हैं ना, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 1930 में किस क्रांतिकारी ने पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी थी? बताओ किस क्रांतिकारी ने लगाई थी?
बिरसा गोंड, विष्णु सिंह, दीनू चौधरी या रामदीन मकड़ू? जल्दी से बताओ किसने लगाई थी। तो ये आंसर मिलेगा आपको कि विष्णु सिंह ने लगाई थी। क्या आंसर है इसका? विष्णु सिंह। अब यहाँ कुछ समझदार होंगे, बोले यार ये विष्णु सिंह में तो जनजाति शब्द नहीं आ रहा है, क्योंकि जनजाति का टेस्ट है, इसलिए आंसर लगा दो गोंड या कोरकू या मकड़ू, ऐसा कुछ। फालतू ऐसी तर्क मत लगाया करो। गोंडी भाषा के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा कथन जो है वो गोंडी भाषा के बारे में असत्य है? इनकी अपनी खुद की गोंडी लिपि है। बालाघाट के भाव सिंह मसराम ने 1957 में गोंडी लिपि को प्रकाशित किया था। पारीकुपीर लिंगो ने इस भाषा को विस्तार दिया। अब मुझे पता है आपको एक भी फैक्ट नहीं पता होगा, तो सीधे मैं ही आंसर कर दूं। इसका आंसर है सभी। क्या आंसर होगा? सभी। ऐसे हमने, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, बीच में थोड़ा सा वॉइस का डिस्टरबेंस हो सकता है कि रहा हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। हर सैटरडे संडे 2-3 घंटे का टाइम लेकर के रिवीजन कर लिया करो। जो पहले पढ़ चुके हैं, पहले हमने 10वीं और 6ठी यूनिट पढ़ी, अगर आपने कुछ और भी पढ़ा है तो उसे भी पढ़ा करो। संडे और सैटरडे रिवीजन के लिए रखो। और अब प्रतिदिन हमें क्या करना है, आप टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन लगाइए। मैं जो नहीं लगवा पा रहा हूं वो भी आप किसी न और सोर्स से लगाइए। मैं सोर्स के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मुझे ही सहारा बनाओ, कोई और सोर्स भी हो सकता है, लेकिन आप पहचानो कि आपकी कमियां कौन सी है। ये समय है, अभी 40 दिन बचे हैं। 40 दिन जब बचे होते हैं तो हमें अपनी पहचान करनी होती है कि कौन सी जगह हम कमजोर हैं और उसे सुधार लें। जब 10-15 दिन बचेंगे तो हम केवल रिवीजन 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 करके 100 नंबर वाले एफएलटीज देंगे। सभी ने इस टेस्ट को अटेंड किया, उसके लिए विशेष थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो श्रृंखला पसंद आती है तो कमेंट करके बता दिया करो भाई, हमें भी अच्छा लगता है कि हमें आपके व्यूज विचार पता चलते हैं। थैंक यू।